हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीआर 2023 के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत अभी जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। और इसमें भी हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। और इसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह जो है इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो है, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 का यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वह वीडियो जा कर के देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से यह वीडियो अपलोड होने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से पीडीएफ। वैसे मुझे नहीं लगता है कि पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से आप लोग ये वीडियो देखिए, इसी में आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए ऐसे प्रोडक्टिव और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कंटेंट और प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय विषय थीम निम्नलिखित में से क्या है। 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका थीम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजॉइल अप्रोच। देखिए, वह 21-22 के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसका केंद्रीय विषय एजाइल अप्रोच था। एजाइल अप्रोच परियोजना और नीति कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा है जिसे पूरा करने के लिए अत्यधिक कुशल माना जाता है, ठीक है। और 2001 में विकसित किया गया था इसे। एजाइल अप्रोच को कोविड-19 महामारी के लिए भारत की आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ ले तो याद रखिएगा कि 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी थीम क्या थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 9.2% के। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई थी। कृषि क्षेत्र में 3.9%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 21-22 में औद्योगिक के क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि हुई थी और सेवा क्षेत्र की में जो समग्र रूप से 8.4% की कमी आई थी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, वित्तीय वर्ष सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें 21-22 में सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 20-21 में समग्र रूप से 8.4% की कमी आई थी, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 20 में सेवा क्षेत्र में कमी हुई थी 8.4% की, और 2021 में सेवा क्षेत्र में जो परसेंटेज में जो वृद्धि है वह वृद्धि हुई थी 8.2%, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारत में आयात निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के कुल निर्यात में 16.5% की बढ़ोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में कुल आयात में 29.4% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो निर्यात है उसमें 16.5% की और आयात में 29.4% की वृद्धि हुई थी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा के अलावा सोने के भंडार, एडी यह एसडीआर है, एडीआर नहीं, एसडीआर और आईएमएफ के पास जमा विदेशी मुद्रा भंडार भी शामिल है। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। यह जो है करंट का क्वेश्चन है लेकिन पुराना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 18.8%। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वह 20% के आसपास है, ठीक है। और वर्तमान में 19 दशमलव कुछ % हो गया है।
एमएसएमई की से खरीद अनिवार्यता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 25% एमएसएमई से क्रय करना आवश्यक है। सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 25% एमएसएमई से क्रय करना आवश्यक है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, सी देखिए, सभी सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा निजी कंपनियों को संयुक्त रूप से अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 50% एमएसएमई से क्रय करना होगा। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 के अंतर्गत एमएसएमई से खरीद अनिवार्यता को लागू किया है, जिसके अंतर्गत एक प्रावधान किया गया था कि सभी केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी विभाग और केंद्रीय क्षेत्र के जो उद्यम हैं, इनको अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 50% जो है वह एमएसएमई से ही खरीदना होगा। उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान किया गया, ठीक है। और इस मर्फिंग का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 50% जो है प्रावधान किया गया कि 50% जो खरीद है वह एमएसएमई से होगी, और यह प्रावधान 2022-23 के बजट में किया गया है, ठीक है। इस मर्फिंग शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आपको बताना है। इस मर्फिंग का जो संबंध है वो मनी लॉन्ड्रिंग से है, ठीक है। इस मर्फिंग का संबंध है मनी लॉन्ड्रिंग से। इस मर्फिंग जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक है, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी की संरचना को कई छोटे लेन देन में शामिल किया जाता है और ऐसा धन का स्रोत छिपाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2021 में निम्नलिखित में से कितनी हो गई है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी 2 हो गई है। देखिए, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 था, जिससे घट करके 2021 में 2 हो गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? यह अनुमान लगाया गया है कि यह जीडीपी का 6.4% रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का जो स्थान है वह तीसरा है, ठीक है। अमेरिका और चाइना के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। वय वंदना योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा मई 2017 से मार्च 2017 तक लागू किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है और इसकी शुरुआत जो है वित्तीय सेवा विभाग द्वारा की गई थी, जिसका ड्यूरेशन मई 2017 से मार्च 2020 तक था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सहकार मित्र योजना का संबंध किससे है? सहकारी क्षेत्र के बारे में सीखने के लिए युवा पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप योजना, सहकारी बैंकों से संबंधित भारत सरकार का एक कार्यक्रम, संगठित क्षेत्र में वस्त्र निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहकारी क्षेत्र के बारे में सीखने के लिए युवा पेशेवरों के लिए जो इंटर्नशिप योजना है, इससे संबंध है सहकार मित्र योजना का, ठीक है। और अगर सहकार मित्र योजना की हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी और जिसके अंतर्गत जो है इंटर्नशिप के अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो 4 महीने का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। 4 महीने का प्रशिक्षण होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह योजना दिया गया है और इसके उद्देश्य दिए गए हैं। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य है सिविल सेवकों में क्षमता का निर्माण करना। आयुष्मान सहकार योजना का संबंध है स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। मिशन सागर का उद्देश्य है हिंद महासागर के देशों के लिए कोविड-19 राहत मिशन को प्रभावी करना या फिर से उसे भेजना। कुसुम योजना का संबंध 13 से 19 वर्ष की बालिकाओं के लिए पोषण योजना। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वह गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य तीनों विकल्प जो वो तो सही है, चौथा गलत है। कुसुम योजना का जो संबंध है वह सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, न कि
बालिकाओं से संबंधित, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है सौर पंप स्थापना की बात की गई थी, ठीक है, और सौर सेल के माध्यम से जो है विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, दीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राष्ट्रीय शिक्षा मंच है जिसका उपयोग देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से शिक्षा के लिए किया जा रहा है। यह एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लर्निंग के क्षेत्र में एक पहल है। दीक्षा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। दीक्षा जिसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यह कोविड-19 के कारण जो स्कूली शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, तो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, या फिर इसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से क्लासों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान समय में बात करें तो यह भारत में 18 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। और इसमें मुख्य रूप से भूमिका कौन-कौन निभा रहे हैं, तो इसमें एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, और फिर से एनसीईआरटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों, ठीक है, को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि एनसीईआरटी, सीबीएसई के विभिन्न पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है, और यह 18 भाषाओं में जो है उपलब्ध है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 भारत की रैंकिंग, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 135वां, ठीक है। देखिए, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 2022 में ग्लोबल पीस रैंकिंग जारी की गई, जिसमें 163 देशों में भारत 135वें स्थान पे है। 2021 में भारत का जो रैंक है वह 139वां था। तो अभी कह सकते हैं कि इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, ठीक है। और 2022 में सबसे अगर अच्छे देश या सबसे शांत देश की बात करें, सबसे पीसफुल देश की बात करें, तो वह है आपका आइसलैंड, और सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंडेक्स ब्रिटेन के इकोनॉमिक्स ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है और जारी किया जाता है। इस सूची में भारत के दो शहरों बेंगलुरु और मुंबई को क्रमशः 112 और 117वां स्थान दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए, इसमें इस सूची में दो शहरों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें बेंगलुरु नहीं है, दिल्ली और मुंबई है, जिसमें दिल्ली 112वें स्थान पे है और मुंबई 117वें स्थान पे है। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह ऑस्ट्रिया वियना को प्राप्त हुआ है, ठीक है, वियना के ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ है। और सबसे जो न्यूनतम स्थान है वह है सीरिया के दमिश्क को मिला है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रिया का वियना शहर, और सबसे अंतिम स्थान पे है सीरिया का दमिश्क शहर। और इसमें भारत के दो शहर शामिल हैं, दिल्ली और मुंबई, जिसमें दिल्ली 112वें स्थान पे है और मुंबई 117वें स्थान पे है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के 63 देशों में से भारत का स्थान क्या है? 2022 में जो सूची जारी की गई है रैंकिंग, उसमें 63 देशों में भारत की जो रैंकिंग है, भारत का जो स्थान है वह है 37वां, भारत 37वें स्थान पे है। यह जो जारी किया था स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थात IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें 2022 में भारत 63 देशों में 37वें स्थान पे है। और 2021 में अगर इसकी हम बात करें, 2021 में भारत जो है वह था 43वें स्थान पे। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में संपन्न विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वह कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जिनेवा में, ऑप्शन ए सही है। नीति आयोग के वर्तमान CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, परमेश्वरन अय्यर। और 1 जुलाई 2022 को यह नीति आयोग के CEO नए CEO बने हैं, ठीक है। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे अमिताभ कांत। एग्जाम तक अगर इसमें बदलाव होता है तो वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा, नहीं तो फिर याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जोतों का जो औसत आकार है वह कितना है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 29%।
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो देखिए उत्तर प्रदेश में जो जोत का औसत आकार है वह 2011 की जनगणना के अनुसार 29% है, और 2001 की जनगणना के अनुसार यह कितना था, 41.1%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए वित्तीय बजट 2022-23 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। जो महाकुंभ है वो होगा 2025 में, और 2022-23 में इसके लिए कितने धन का आवंटन किया गया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर 182 रुपये प्रति दिवस से बढ़ा करके कितनी की गई है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी 201 रुपये, और यह कोरोना काल में यह किया गया था, ठीक है। कोरोना काल में जो है यह किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले 182 रुपया था और इसमें बहुत बड़ी वृद्धि करके ये 201 रुपये कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन है 4.27%। उत्तर प्रदेश की बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना का संबंध किससे है। इसका संबंध है सोलर स्ट्रीट लाइटिंग से, ऑप्शन बी सही है। देखिए, राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना नामक योजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, योगी योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य है यूपी के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और ज़रूरतमंद महिलाओं को मदद करना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करना इसमें शामिल है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। इस योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी, और जिसके लाभार्थी राज्य के नागरिक होंगे, और इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाना और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय जो है वह अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और इसमें जन्म से लेकर के बेटी की स्नातक तक की शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत जो है वह की गई थी आपकी 25 अक्टूबर 2019 को। 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, जिसमें किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को शामिल किया गया है। 2 बच्चियों तक जो है यह लाभ प्राप्त हो सकता है, और इसके अंतर्गत इसे जो है 6 चरणों में 15,000 रुपये उनके एजुकेशन ग्रहण करने तक, एजुकेशन प्राप्त करने तक प्रदान किया जाता है प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला स्थान पे। पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहले स्थान पे है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, और यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में भी है और आगरा में भी है, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। यह ग्रेटर नोएडा और आगरा दोनों जगह पे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। साथियों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है आपके लखनऊ में स्थित है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, छठा स्थान है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी EPI 2021 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश छठे स्थान पे है। शीर्ष अगर 5 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पे हरियाणा
और छठे पे है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस सूचकांक में 4 स्तंभ है, 11 उप स्तंभ और 60 संकेतकों के आधार पर जो है यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल की अगर बात करें तो वह है आपका गन्ना। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा कथन सही है आपको बताना है, जो बजट 2022-23 में जिसकी घोषणा की गई थी। इस योजना में देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव शामिल हैं। इसके अंतर्गत गांव में आवासीय और पर्यटन केंद्र बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में शामिल गांव में बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। देखिए, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो है, जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो चीन के साथ लगती हैं, उस पर स्थित गांवों को उसमें आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है, उनका विकास करना है। ठीक है, उसमें पर्यटन केंद्र को विकसित करना है, सड़क निर्माण हो गया, दूरदर्शन शैक्षिक चैनल हो गए, और फिर से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करना है। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, जैसे राज्यों में आधारभूत ढांचा विकसित करना है। ठीक है, मुख्यतः किसके संदर्भ में? चाइना से जो बाउंड्री लगती है भारत की, वहाँ पर, जिससे चीन द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि का तुरंत जो है पता चल सके। ठीक है, क्योंकि सैनिक जो हैं वह हर समय हर जगह पे उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन सीमा से लगे अगर गाँव का विकास किया जाएगा तो वहाँ की पल पल की, हर पल की जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। इसलिए जो है इस पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है, और भारत ऐसा करने वाला पहला नहीं है। चीन द्वारा यह जो है कार्य पता नहीं कितने वर्षों से किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन का चयन करना है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसे संसदीय कार्य एवं वित्तीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 26 मई 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हितग्राही परिवार को वर्ष में 2 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने की बात की गई है। मतलब कुसुम योजना के तहत 16,000 पंप लगाने की बात की गई है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों की सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा और इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इन मार्गों का जो नाम होगा वो शहीद पथ होगा और इन ग्रामों में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए, इन ग्रामों को पक्की सड़क मार्ग से जोड़ना और इन मार्गों का नाम शहीद पथ रखना, यह जो है गलत है, जबकि पहला और तीसरा जो है वह सही है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत इन ग्राम सड़क मार्गों का नाम गौरव पथ होगा, न कि शहीद पथ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको गलत का चयन करना है। इसकी शुरुआत जो है 29 मई 2021 को योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। यह कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित योजना है जिनके माता पिता विधि का अभिभावक की मृत्यु 22 मार्च 2020 के बाद हुई है, उनको इसका लाभ मिलेगा। आपको बताना है कि कौन सा कथन, सॉरी, इसमें जो है और दो विकल्प हैं। 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बच्चे इसमें जो है शामिल होंगे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच होगी और सरकार द्वारा बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावकों को 4,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके माता पिता विधि का अभिभावक, आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद
कोविड-19 महामारी से हुई हो, ठीक है? अगर वह नेचुरल हुआ है या फिर से अन्य किसी वजह से हुआ है, तो वह बच्चे जो है, जो निराश्रित होंगे, वह इसके लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है? जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है, वही बच्चे इस लाभ की कैटेगरी में आएँगे। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है वाराणसी में। राज्य और ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 20 शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बागपत जो है इसमें शामिल नहीं, जबकि आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद इसमें शामिल है। देखिए बागपत साथ राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 के सोलर सिटी में शामिल नहीं है। सोलर सिटी में टोटल 20 जिलों को शामिल किया गया है और इन 20 जिलों में लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, मुजफ्फरपुर, मथुरा, अयोध्या, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर, यह जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी नोएडा में। यूपी सरकार ने जनवरी 2022 में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि को 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा करके कितना कर दिया है? यह जो है 300 रुपये से बढ़ा करके इसे 1000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। देखिए यूपी सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दिव्यांग भरण पोषण धनराशि है वह 3 जनवरी 2022 को बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया है। इसके पहले क्या था? इसके पहले यह 300 रुपये था। तो यह एक कह सकते हैं कि सकारात्मक पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक था जो विशुद्ध रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित किया गया था? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक या अवध वाणिज्यिक बैंक जो है यह पहला बैंक था जो विशुद्ध मतलब पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित था। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है वो फैजाबाद में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले भारत में जन्मी पहली महिला अर्थशास्त्री कौन है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ। भारत में प्रत्यक्ष कराधान सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रत्यक्ष कराधान सुधार का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर राजा चेलैया को। देखिए राजा चेलैया को प्रारंभिक भारत में प्रत्यक्ष कर सुधार की जनक कहा जाता है और उन्हें 2007 में इसके लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। एफएमसीजी का पूरा नाम क्या है? एफएमसीजी का जो पूरा नाम है वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसे उत्पाद जो पर डे यूज होते हैं या फिर से जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है उन्हें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। मतलब जो दैनिक यूज की वस्तुएं हो गई उन सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी 2021 से। देखिए 2021 से इसे लागू किया गया है और यह बीएसई या हॉलमार्किंग योजना को हॉलमार्किंग पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड अर्थात वियना कॉन्फ्रेंस 1972 के साथ जोड़ा गया है और इसी पर यह आधारित है। तो अगर ये पूछ ले क्वेश्चन बन जाए कि किस पर यह आधारित है, तो वियना कॉन्फ्रेंस 1972 के प्रावधानों पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश निम्नलिखित में से कौन सा था जिससे सबसे ज़्यादा आयात किया गया था? वह है आपका चाइना। ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारत ने वित्तीय वर्ष 21-22 में सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया था? भारत द्वारा 2021-22 में जो सबसे अधिक निर्यात किया गया था वह है आपका इंजीनियरिंग सामान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम की जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज दर कम करने से अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि होती है। जैसे ब्याज की दर कम होगी तो इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अन्य देशों या और फिर से देशी अपने देश के अंदर ही निवेश में वृद्धि होगी। तो ज़्यादातर देश जो हैं
ब्याज दर को कम करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से फोकस करते हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ये था साथियों इस टेस्ट सीरीज का लास्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है या वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।